नमस्कार। आप सभी का बायजूस आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 31 अगस्त 2021 के दैनिक क्विज के प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे। क्लास शुरू करने के पहले आप लोगों के लिए एक घोषणा है। घोषणा का संबंध साप्ताहिक आर्थिकी सत्र के साथ में है, जिसे सितंबर माह के लिए अस्थायी रूप से अपरिहार्य कारणों से 3 बजे दोपहर में स्थानांतरित कर दिया गया है, जो कि इसके पहले रात 8 बजे से लाइव होती थी। तो आप लोग समय का ध्यान रखें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से भारत के पर्वतीय रेलवे और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित है? दार्जिलिंग हिमालयी रेलवे, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे, कालका शिमला रेलवे, कांगड़ा घाटी रेलवे, माथेरान लाइट रेलवे। स्टूडेंट्स, अगर आप इन पर ध्यान दें तो यहाँ पर दार्जिलिंग, नीलगिरी, कालका शिमला, कांगड़ा, माथेरान ये सारे के सारे पर्वतीय रेलवे से संबंधित हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसमें साथ में जोड़ दिया गया है यूनेस्को को कि पर्वतीय रेलवे भी होना चाहिए और यूनेस्को के धरोहर स्थल में भी शामिल होना चाहिए। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना पड़ेगा। और इसमें हम लोग पाते हैं तो शुरुआत के 3, 1, 2 और 3, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, नीलगिरी तमिलनाडु के क्षेत्र में, कालका शिमला हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा अगर हम बात करें कांगड़ा घाटी रेलवे की, तो ये हिमाचल प्रदेश में है, और माथेरान लाइट रेलवे, इसका संबंध महाराष्ट्र के साथ में है। लेकिन केवल ऊपर के 3 ही यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित हैं। तो ऐसे में इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2 और 3। 4 और 5 पर्वतीय रेलवे होते हुए भी गलत हो जाएंगे, क्योंकि यूनेस्को की साइट में शामिल नहीं है। आप यहां से देख सकते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या 1, 1, 2 और 3। संबंधित समाचार को देखते हैं। एयर ओवर टॉय ट्रेन मोनेटाइजेशन प्लान। सरकार मुद्रीकरण योजना के माध्यम से कई सारी संस्थाओं का प्रयोग करके, उनको लीज पर दे करके उनसे धन प्राप्त करने की योजना पर कार्य कर रही है। इसी में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज का नाम भी सामने आया, और ऐसे में स्थानीय लोगों के द्वारा कई अन्य हितधारकों के द्वारा विरोध किया गया कि उनसे भी बात करनी चाहिए और स्थानीय हितों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनका यह मानना है जो प्राइवेट कंपनीज होंगी वो केवल अपने लाभ की तरफ ध्यान देंगी, स्थानीय हित हैं उनको वो उपेक्षित रखेंगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 प्रमुख पर्वतीय रेलवे लाइंस का जिक्र किया गया है, जिनकी बातें अभी हमने ऑप्शंस में भी की थी आपके सामने। आप यहाँ पर देख सकते हैं नीलगिरी का नाम है। इसके अलावा दार्जिलिंग की बात हमने पहले ही कर ली है, नीलगिरी तमिलनाडु के अंदर में, कालका शिमला हिमालय के पाद क्षेत्र में, मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में, माथेरान महाराष्ट्र में। हालांकि कांगड़ा घाटी रेलवे का संबंध हिमाचल प्रदेश से है और यह भी पर्वतीय रेलवेज में ही शामिल है। इसके अलावा लुमडिंग बदरपुर खंड, जो कि असम के अंदर में स्थित है, और जम्मू बारामूला आप समझ ही रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर में। तो ये कुछ अन्य प्रमुख पर्वतीय रेल लाइंस के नाम है। अगर आप दार्जिलिंग रेलवेज की बात करें तो इसका निर्माण 1879 से 1881 के बीच में किया गया और यूनेस्को की हेरिटेज साइट में इसे 1999 में शामिल किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह कश्मीरी ऊन से निर्मित शॉल का एक बेहतरीन प्रकार है। दूसरा, यह शॉलें भारत, नेपाल और पाकिस्तान में संपत्ति के संकेतक है और अमीर महिलाओं के दहेज का हिस्सा थी। अगला है, इसे भारत के भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के तहत पंजीकृत किया गया है। उपर्युक्त कथन किसका सर्वोत्तम वर्णन करते हैं? शहतूश शाल, कनी शाल, पश्मीना शाल, पैसले शाल। स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है सी। इन तीनों का संबंध पश्मीना शॉल के साथ में है। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा साथ में कि शहतूश शॉल और कनी शॉल, इनका संबंध भी कश्मीर के साथ में ही है और पश्मीना के उप प्रकारों में देखे जाते हैं मुख्य रूप से। पैसले साल की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि इसका संबंध मुख्य रूप से यूरोप के साथ में रहा है। हालांकि इसके अंदर में कुछ सुधार, कुछ परिवर्तन भारत और ईरान के क्षेत्रों में भी किए गए हैं, और भारत में मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में। तो कुल मिलाकर के आपका जवाब तो यहाँ पर सी है, लेकिन ये अन्य प्रकार भी महत्वपूर्ण है। समाचार है, न्यू इनिशिएटिव इन जम्मू एंड कश्मीर टू रिस्टोर लॉस्ट ग्लोरी ऑफ पश्मीना शॉल्स। ध्यान रखिएगा इस बात को आप लोग इसे कि भौगोलिक संकेतक मिला हुआ है, ताकि
ऐसे उत्पाद जो कि अन्य क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जम्मू कश्मीर के अलावा, लेकिन उन्हें पश्मीना शॉल का नाम देकर के बेचा जाता है, तो उस फर्जीवाड़े से सुरक्षा देने के लिए भौगोलिक संकेतक दिए जाते हैं कई सारे अन्य उत्पादों को। यहाँ पर एक शोध ये बताता है कि इसमें करीब 1 लाख महिलाएं काम किया करती थी इस क्षेत्र में, लेकिन अब महज 10,000 महिलाएं ही कार्य कर रही हैं। इसका मुख्य कारण है कम मेहनताना मशीनों आदि का प्रयोग। लेकिन अगर हम घाटी के अंदर में, इस क्षेत्र के अंदर में आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें यहाँ के लोगों को जोड़ना होगा और इसमें हमें सुधार के कार्यक्रम आगे बढ़ाने होंगे। आप लोग सहतूश शॉल के ऊपर में थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान दे लेंगे, जिसे तिब्बती मृग, स्थानीय भाषा में इसे चिरू कहते हैं, इसके बालों से बनाया जाता है। हालांकि अभी ये प्रतिबंधित वस्तु है, जिसका ज्यादातर देशों में इसको अवैध घोषित किया गया है, क्योंकि चिरू एक लुप्त प्राय प्रजाति है और इसकी सुरक्षा के लिए इस कदम को उठाया गया है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, हाल ही में समाचारों में रही 38वीं समानांतर रेखा किसको विभाजित करती है? संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको, तुर्की और सीरिया, उत्तर और दक्षिण कोरिया, अफ्रीका और यूरोप। बड़ा प्रसिद्ध प्रश्न है और इसका जवाब होगा सी, उत्तर और दक्षिण कोरिया। चर्चा में क्यों है, जरा उसको देखते हैं हम लोग। नॉर्थ कोरिया मे हैव रीस्टार्टेड न्यूक्लियर रिएक्टर IAEA। यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी, मुख्यालय इसका वियना में है और 2005 में इसे शांति के प्रयासों के लिए परमाणु हथियारों के प्रयोग को हतोत्साहित करने के संदर्भ में इसके तत्कालीन महानिदेशक के साथ संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। संस्था महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशंस के साथ सहयोग में काम करती है और ये जनरल असेंबली और इसके साथ साथ में सुरक्षा परिषद दोनों को अपनी रिपोर्ट बताती है। इन्होंने ये कहा है कि उत्तर कोरिया में फिर से परमाणु हथियारों के जो पदार्थ होते हैं, प्लूटोनियम आदि, उनको बनाने के संदर्भ में गतिविधियां आरंभ होने के पुख्ता सबूत हैं। हालांकि इसके पहले जब अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच वार्ताएं चल रही थी, तो वहां पर एक बार उत्तर कोरिया की तरफ से कहा भी गया कि वो अपने जो परमाणु कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों को समाप्त कर सकता है। हालांकि जब हनोई वार्ता टूटी, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के तानाशाह के मध्य, तो वहां से फिर ये परमाणु वार्ता भी ठंडे बस्ते में चली गई और तब से उत्तर कोरिया ने एक बार भी अपने जो परमाणु संस्थान हैं उनको नियंत्रित करने या समाप्त करने के संदर्भ में कोई बात नहीं कही। अभी कुछ समय पहले उत्तर कोरिया के तानाशाह किम की बहन किम यो जोंग ने यह बात कही थी कि कोरिया का जो क्षेत्र है, उत्तर और दक्षिण दोनों को मिला करके यहां से अमेरिका के सैनिकों को वापस जाना चाहिए। दरअसल दक्षिण कोरिया की सुरक्षा के संदर्भ में यहाँ पर अमेरिकी सैनिकों की कुछ उपस्थिति है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन दोनों के बीच विभाजक रेखा के रूप में 38th पैरेलल 38वीं समांतर रेखा काम करती है और यहाँ पर एक DMZ है, मतलब कि ऐसा क्षेत्र जहां पर सैनिक नियुक्तियां नहीं है और एक शांति के क्षेत्र के रूप में इसको बनाया गया है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ ईंधन और वाहन साझेदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? पहला, यह कारों द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए यूरोपीय संघ की कार्रवाई है। दूसरा, यह स्वच्छ ईंधनों और वाहनों के प्रयोग के माध्यम से स्वच्छ हवा और सड़क परिवहन से न्यूनतम हरित गृह गैस उत्सर्जन के लिए समर्पित एकमात्र विश्व स्तरीय प्रयास है। स्टूडेंट्स, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए, ध्यान रखना जरा इसको आप लोग। दूसरा वाला कथन इसमें सही है जबकि पहला वाला गलत है। दरअसल इसका संबंध मुख्य रूप से यूरोपीय संघ के साथ में नहीं है, ये एक प्रकार से निजी और सार्वजनिक या सरकारी क्षेत्र की एक पहल है जिसमें यूनेप के द्वारा एक मार्गदर्शक के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई जाती है। इसका सही उत्तर देख लेते हैं और उत्तर होगा केवल 2। संबंधित समाचार को देखते हैं। लेडेड पेट्रोल इरेडिकेटेड सेज यूनेप। यूनेप अर्थात यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय नैरोबी के अंदर में स्थित है, नैरोबी केन्या की राजधानी। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दुनिया के अंदर में सीसा युक्त पेट्रोल को समाप्त करने के लिए एक लंबे समय से प्रयास चल रहा था और अल्जीरिया एक अंतिम देश यहाँ बचा हुआ था और इसने भी सीसा युक्त पेट्रोल को समाप्त कर दिया और इस तरीके से एक बड़ी वायु प्रदूषण की समस्या हमारे सामने से अब हटेगी। यहीं पर आप लोग देख सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल्स एंड व्हीकल्स 2002 में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन के माध्यम से इसको आरंभ किया गया था। यह विकसित और विकासशील देशों,
ईंधन और वाहन उद्योग, नागरिक समाज और स्वच्छ ईंधन और वाहनों पर अग्रणी विश्व विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व करने वाले 73 संगठनों को एक साथ लाता है, जिसमें यूनेप एक प्रमुख भूमिका निभाता है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया भी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के खंड से। आज का प्रश्न 2014 की प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित है। कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दे, फर्नीचर, इनकी गद्दियों में ब्रोमीन युक्त ज्वाला मदकों का उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग क्यों, कुछ चिंता का विषय है। पहला, उनमें पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता है। अगला है, वे मनुष्यों और जानवरों में संचित हो सकते हैं। कूट है आपके सामने, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। स्टूडेंट्स, ब्रोमीन के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से पर्यावरण के अंदर में अपघटित होने में यह बहुत लंबा वक्त लेता है, तो पर्यावरण में एक लंबे समय तक मौजूद रहता है और प्रदूषण फैलाता है। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। और अगर दूसरे कथन की बात करते हैं तो गद्दे, फर्नीचर की गद्दियों आदि में इसके प्रयोग से निश्चित रूप से जो छोटे बच्चे हैं उन पर बुरे असर हो सकते हैं। इसके अलावा जिनकी उम्र अधिक है वो भी गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं और अन्य प्रकार के स्वास्थ्य दुष्प्रभाव सामने आ सकते हैं। दूसरा कथन भी इस हिसाब से सही हो जाता है और ऐसे में इसका सही जवाब हो जाता है सी। अब बात कर लेते हैं आज के प्रमुख तथ्य की। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ये समाचार लिया गया है पीआईबी से। हमारे देश के अंदर में छोटे उद्योगों की अगर हम बात करते हैं तो ये बड़े उद्योगों के लिए मध्यवर्ती वस्तुएं पहुंचाने का कार्य करते हैं। रोजगार पैदा करने वाला ये एक बड़ा क्षेत्र है। भारत के अंदर में लगभग 6.3 करोड़ से अधिक एमएसएमई है। निर्यात की भी अपार संभावनाएं इसके साथ में मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आंकड़ा है आपके सामने, 45% के व्यापक योगदान के साथ में ये उच्च क्षमता रखता है। इसके अतिरिक्त भारत 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसमें भी एक बड़ी भूमिका इस क्षेत्र के द्वारा निभाई जा सकती है। सरकार ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इसमें निवेश और वार्षिक व्यापार दोनों बिंदुओं पर ध्यान देने के साथ साथ में इसकी परिभाषा को संशोधित किया है। इसके अतिरिक्त एक बाजार मिल सके इस क्षेत्र को, इसके लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के साथ उद्यम पंजीकरण पोर्टल का एकीकरण किया जा रहा है, जिससे सरकारी खरीद भी आसानी से यहां से की जा सके। चैंपियंस पोर्टल पर थोड़ा आप लोग विशेष ध्यान रखना, छोटी इकाइयां, उनको सलाह देना, तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराना ताकि वो पूरे व्यावसायिक जीवन चक्र के दौरान संभल कर चल सके और एक बड़ी इकाई के रूप में परिवर्तित हो सके, इसके माध्यम से मदद की जाती है। राष्ट्रीय SC/ST केंद्र, जिसके माध्यम से SC/ST समुदाय में उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत निधि, और इसके माध्यम से MSME सेगमेंट को 50,000 करोड़ रुपए की इक्विटी वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद है। इसके साथ उद्यम विकास केंद्रों की स्थापना के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से MSME से संबंधित सारी सूचनाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा सकें और अब तक लगभग 102 EDC स्थापित किए भी जा चुके हैं भारत में। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऐसे में सिविल सेवा की तैयारी के संदर्भ में ऐसी ही उपयोगी सामग्रियां आप तक पहुंचती रहेंगी। शुक्रिया।